हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जनरल साइंस का आपका टेस्ट नंबर 2 है। इसे आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है आपको कि आपको इसमें से कितना मार्क्स आया, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में यहाँ से 24 क्वेश्चन आना है और इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल लेवल ही रहेगा, क्योंकि पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखे होइएगा तो आपको पता भी होगा। तो जिस टाइप के आया था क्वेश्चन उसी टाइप कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको कि टेस्ट में प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे। आप पहले खुद का आंसर देख लीजिएगा कि क्या होगा, उसके बाद आप मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का मतलब आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या इन्वेंट किसके द्वारा किया गया। तो देखिए आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब ई जॉन साल्क। ठीक है, इनके द्वारा पोलियो वैक्सीन का मतलब इन्वेंशन किया गया या इन्वेंटेड किए थे। ठीक है, देखिए आगे भी थोड़ा सा देख लीजिए। लुईन हॉक के द्वारा क्या किया गया था, तो इनके द्वारा बैक्टीरिया के खोज किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कार्ल्स लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप क्या किया गया था इनके द्वारा, तो ब्लड ग्रुप का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बेरी बेरी इज कॉज बाय द लैक्स ऑफ विटामिन, मतलब किस विटामिन के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ये होता है आपका, आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसको हम इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो केमिकल नाम है ये इसका थायमीन है। ठीक है, और विटामिन C के कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी, मतलब जैसे कि मसूड़ा का फूल जाना, या मतलब जैसे कि होता है ना कि दांत के साइड में थोड़ा मसूड़ा उसूरा फूल जाता है, तो विटामिन C के कमी से होता है। और विटामिन A के कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। लेकिन एक चीज़ और होता है जो अभी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, जीरोप्थैल्मिया जो होता है ना, वो भी विटामिन A के कमी से ही होता है। ठीक है, और विटामिन B2 के कमी से क्या होता है, तो इसके वजह से भी क्या होता है ना कि थोड़ा सा हाथ उठ या पैर थोड़ा फटने उठने लगता है ना, वो इसी सब के कमी के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए इसका रासायनिक नाम हम आपको बता दिए क्या होता है, थायमीन होता है। और इसका क्या, तो एस्कर्बिक एसिड होता है। और विटामिन A का क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ये B2 का क्या होता है, तो B2 का जो होता है ये होता है आपका राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, ये सभी आप याद रखिए। देखिए हम लिखूंगा तो आपको और ज़्यादा टाइम लेगा, इससे अच्छा जो मैं बोलता हूँ उसको आप अच्छे से, मतलब अगर हेडफोन लगाकर सुनते हैं या मतलब ऐसे सही से आप सुनते तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ब्लड, तो मतलब ब्लड के पार्ट इसमें से कौन नहीं है। तो आपको पता होगा, मतलब RBC जो है ये ब्लड के पार्ट है। ठीक है, आपको पता है WBC भी ब्लड के पार्ट है, प्लाज्मा भी ब्लड के पार्ट है। लेकिन ये प्लेसेंटा क्या है, ब्लड के पार्ट है नहीं है। जब मतलब भ्रूण अवस्था में जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है उस टाइम में मतलब ये प्लेसेंटा के द्वारा उस बच्चा को माँ के बॉडी से सब कुछ मिलता है, जैसे कि ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी जितना चीज़ों का जो ज़रूरत होता है ना, न्यूट्रिएंट्स का, वो सब इन उस बच्चों को कहाँ से मिलता है, तो माँ के शरीर से जो मिलता है ना, तो किसके द्वारा मिलता है, तो इसी प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, मतलब कनेक्ट होता है। सपोज कीजिए ये है माँ का बॉडी और ये है बच्चा का बॉडी, तो यहाँ से जो लिंक जो कनेक्ट होता है इस बच्चा को सब कुछ मिलने के लिए, तो इसे ही क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। जो RBC है ये क्या है, तो देखिए इसका और एक नाम है क्या, तो इरिथ्रोसाइट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। कई बार ये भी पूछा जाता है। RBC के अंदर कोई भी केंद्रक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। RBC के अंदर नहीं होता है और WBC के अंदर केंद्रक होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसका बात करूँ तो ये कहाँ पे बनता है शरीर में, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में, जिसको हम इंग्लिश में यानी कि बोन मैरून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मैरून बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये बनता है और ये लास्टली समाप्त कहाँ हो जाता है, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में ये समाप्त हो जाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 90 या 100 से लेकर के, या तो आप 90 ले लीजिए या 100 से लेकर के 120 डे के आसपास होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है, एक भी भूलना नहीं है। और WBC का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट है। इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी कि बोन मैरून में ही होता है। लेकिन इसका समाप्ति कहाँ पे हो जाता है, तो जनरली इसका समाप्ति रक्त में ही हो जाता है, मतलब ब्लड में ही हो जाता है। और इसका आयु कितना दिन होता है, तो ये जनरली 7 से 8 दिन के आसपास होता है। अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी अगर आपको दिया हुआ है ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है
कि एग इज नॉट ए सोर्स ऑफ, तो मतलब एग में क्या नहीं होता है, जो अंडा होता है उसमें क्या नहीं होता है। तो देखिए फैट तो होता है, जो बाहर वाला उजला पार्ट होता है उसमें बहुत न के बराबर होता है, लेकिन अंदर में जो पीला वाला पार्ट होता है ना, इसमें फैट मतलब भर भर के होता है, ठीक है। और देखिए विटामिन डी होता है, तो बिल्कुल विटामिन डी भी होता है, और प्रोटीन तो भर भर के होता है, जो बाहर वाला उजला पार्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन विटामिन सी की बात करें तो ये नहीं होता है एग में, अंडा में। और ये कहाँ नहीं होता है, तो दूध में, यानी कि मिल्क में भी विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी नहीं होने की वजह से ही मिल्क को पूर्ण फूड नहीं माना जाता है। समझ गए बातों को। तो ये कहाँ कहाँ नहीं होता, तो एग में भी और मतलब दूध में भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि कुनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बार्क ऑफ, मतलब कहाँ से ही निकाला जाता है कुनैन। तो देखिए ये निकाला जाता है, चलिए आपको आंसर पता चल गया ना। पहले आप अपना आंसर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। तो ये कुनैन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सिनकोना के छाल से मतलब निकाला जाता है। और इसका यूज क्या होता है, तो जब किसी भी व्यक्ति को क्या हो जाता है ना कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दिया जाता है, मतलब ठीक है। ये मलेरिया से मतलब मलेरिया से मुक्त होने के लिए दवा है। मलेरिया से पीड़ित कोई व्यक्ति होगा उसको ये चीज़ें दिया जाता है, ठीक है, तो उसको ठीक हो जाता है। समझ गए, दवा बनाने के लिए काम आता है, मलेरिया के दवा बनाने के लिए। और मलेरिया होता है कैसे, तो एक मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम क्या है, तो यानी कि फीमेल, यानी कि मादा बोल सकते हैं, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और जब ये मलेरिया हो जाता है तो उसमें आपको आरबीसी का संख्या जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है सब, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाता है मलेरिया से जब कोई आदमी, तो उसके अंदर प्लेटलेट की मात्रा में भी कमी आ जाता है। लेकिन ये सब लास्ट पोजीशन है, ये जल्दी हो जाता है आरबीसी का कमी, लेकिन ये प्लेटलेट का कमी जो होता है ना बहुत लास्ट स्टेज में होता है, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ब्रोंकाइटिस इज ए डिजीज, मतलब तो ये कहाँ पे होता है, ये कैसा रोग है और कहाँ पे होता है। तो चलिए आपको आंसर पता चल गया, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, जैसे कि लंग्स होता है उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो उसमें ये डिजीज हो जाता है। ये मतलब क्यों होता है, तो देखिए जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से हो जाता है। और जब ये डिजीज हो जाता है ना तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है बॉडी के अंदर ये बहुत कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम जाने लगता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन, मतलब बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो पूरे बॉडी के फंक्शन को और मतलब क्या करता है कि मतलब कोऑर्डिनेट करता है। समझिए बातों को ना, मतलब रेगुलेट करता है, चलाता है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो आपको अब आंसर पता चल गया, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ब्रेन पूरे बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरे बॉडी के सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है और चलाता भी है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप अगर आपको ब्रेन को जो सिग्नल मिल रहा है तो वो सिग्नल को कन्वर्ट करके आप जो करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा वैसे आप आगे करिएगा। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं यहाँ दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तब आप उधर की तरफ अपने आप आपका हाथ मुड़ जाता है। तो ये सब किसका कमाल है, तो सब ये ब्रेन का यानी कि मस्तिष्क का कमाल है। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिए, यहाँ से नहीं लिए, तो दोस्तों एक ही पार्ट में तो सारा कवर नहीं हो जाएगा ना। इसी के लिए तो हम आपको बहुत सारा पार्ट देंगे ताकि जगह जगह से सभी जगह से हम क्वेश्चन उठा ले आपके लिए, ठीक है। देखिए एक ही पार्ट में पूरा सिलेबस नहीं उठाया जा सकता है, और जो मैं क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ ये सब बिल्कुल इफेक्टिव क्वेश्चन है। आप मन लगा के देखिए, आपको एग्जाम में पक्का बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, मतलब बहुत जल्दी में अगर आपको एनर्जी का जरूरत है तो किसके द्वारा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल गया, चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी के अंदर बहुत जल्दी इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, तत्काल एनर्जी मिलता है। इसमें भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो इन सब के माध्यम से सबसे जल्दी एनर्जी मिलता है। आप रोटी खाइएगा तो पचेगा तभी ना एनर्जी देगा, लेकिन पानी में डाल के अगर ग्लूकोज ले लेते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको एनर्जी दे देगा। समझ गया बातों को। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया जाता है। तो पहले आपको खुद का आंसर लगा लेना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है तो पृथ्वी है।
मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूँ। देखिए जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और इधर अपना पृथ्वी के पूरे मतलब सभी साइड में सैटेलाइट अपना उड़ता है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट है, तो यहाँ से जो कम्युनिकेशन किया जाता है, कम्युनिकेट, तो कौन सा मतलब रेडियो जो कौन सा रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। तो ये जो रेडिएशन होता है, जैसे कि यहाँ से पहले रेडिएशन ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ बैक रेडिएशन आएगा, तो ये सब कौन सा रेडिएशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका माइक्रोवेव रेडिएशन के द्वारा कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट से, ठीक है। समझ गए बातों को, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे सोलर जो मतलब सेल होता है वो वर्क करता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब डिमांड भी, और सरकार इसके मतलब प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए सोलर पैनल है, ठीक है, तो इसके अंदर फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे कैसे काम करता है, तो जो बाहर से जो भी मतलब जो लाइट आ रहा है ना, लाइट एनर्जी आ रहा है सोलर एनर्जी के फॉर्म में, तो ये फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा क्या किया जाता है ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ से लाइट एनर्जी आ रहा था, अब ये क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है। और ये जनरली बना किस चीज़ से होता है, तो सेमीकंडक्टर से, और ज़्यादातर टाइप ये सिलिकॉन से बना होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम में सिलिकॉन से बना होता है। समझ गए बातों को। और इसमें पी सेल भी होता है, एन सेल भी होता है, और ये 3 लेयर का होता है। और ये जो ऊपर में जो छोटा छोटा बॉक्स जो देखते हैं, तो ये सब इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है, सीरीज में जुड़ा रहता है। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है कि पी टाइप एन टाइप ये जंक्शन ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि इसमें पी टाइप एन टाइप जंक्शन लगा रहता है, और ये 3 लेयर में बना होता है, और सेमी कंडक्टर का बना होता है, जनरली सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। और लाइट एनर्जी को किस में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किसके बेसिस पे काम करता है, इसके अंदर क्या मतलब कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए स्टार अपेयर ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज, मतलब जो आपको जो स्काई में जो आपको जो तारा दिखते रहता है तो टिमटिमाते दिखते रहता है, तो किसके वजह से टिमटिमाते रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब आपको आंसर पता चल गया ना। चलिए अब मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, मतलब रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, उसके वजह से आपको चीज़ें चमकते हुए, वो तारा चमकते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक है। 1 से 2 बार आपको हर वीडियो को देखना है, क्योंकि जो भी कंटेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सोच समझ के इसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 12 नंबर कि माइक्रोफोन इज ए डिवाइस व्हिच ट्रांसफर, तो माइक्रोफोन किस चीज़ को ट्रांसफर करता है। तो देखिए जैसे कि आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं या आप भी यूज करते होइएगा डेली वे लाइफ में माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का क्या काम होता है, आपको आंसर पता चल गया ना। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका क्या काम होता है कि जो साउंड सिग्नल होता है ना, उसको ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कर देता है, ठीक है, मतलब करंट सिग्नल में बदल देता है, यही इसका काम होता है। ये एक तरह का मतलब ये जो माइक्रोफोन होता है ये एक तरह की डिवाइस है जो ट्रांसड्यूसर जैसे वर्क करता है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर जैसे। इसके अंदर क्या लगा रहता है, तो डायफ्रेगम लगा रहता है, उसके हेल्प से ये साउंड मतलब सिग्नल को किस में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर कुक फास्टर बिकॉज, मतलब जो प्रेशर कुकर में अगर आप खाना बनाते हैं तो ये फास्ट कुक क्यों कर देता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि एक सीटी लगा रहता है प्रेशर कुकर में, ठीक है। तो ये फास्ट क्यों कुक कर देता है, जब आप इसका ढक्कन आप लगा देते हैं और नीचे से आप हीट देते हैं, तो इस हीट के वजह से होता है क्या कि इसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और जब इसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तब इसका टेम्परेचर भी अंदर का इंक्रीज कर जाता है, और ये प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, तो इसके अंदर जो चीज़ें रखा हुआ है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना कि इंक्रीज कर जाता है। और जब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, इसके मतलब वो टेम्परेचर अधिक से अधिक गेन कर लिया है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा, इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है, जो कुछ भी आप पकने के लिए रखे हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा, तो जल्दी से जल्दी पक जाता है। समझ गए बातों का। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, अब तो आपको पता चल गया, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि
जब आप पहाड़ उहाड़ पे कभी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ खाना बहुत देर में पकता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर जब जाते हैं तो वहाँ पे जब जैसे जैसे आपका ऊंचाई बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। जब यहाँ प्रेशर कम हो जाता है तो टेम्परेचर भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या होता है कि कम हो जाता है। उसके वजह से जो अंदर की जो मतलब जो चीज़ आप पकने के लिए रखे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अब ज़्यादा देर में खाना पकेगा। समझ गए? तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि हायर टेम्परेचर इज अटेन फॉर कुकिंग, मतलब हाई टेम्परेचर अटेन कर लेता है, उसके वजह से जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डायामीटर ऑफ ए कैपिलरी इज डबल देन राइज ऑफ वाटर इट विल, तो मतलब अगर डायामीटर अगर आप डबल कर देते किसी भी कैपिलरी का तो उसके अंदर जो पानी है उसका क्या होगा, मतलब जैसे कि जो भी कुछ है पानी है, जो भी लिक्विड है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कितना टाइम जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए वो सिंपल फार्मूला होता है, उसको आप याद रख लीजिए। ऐसे अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो देखिए, सपोज कीजिए एक आप ये डायामीटर का ट्यूब था और एक हो गया ये डायामीटर का ट्यूब। तो अगर इसका डायामीटर सपोज कीजिए डी था और इसको अब हम 2D कर दिए, मतलब डबल कर दिए, तो इसके अंदर आपको नहीं लग रहा है कि जब इसका पानी का जो लेवल होगा इसमें अगर इतना होगा तो इसमें नीचे गिर करके इतना आ जाएगा, ऐसे आपको लग रहा है ना? तो बिल्कुल लग रहा है, तो आपको सही बात है। देखिए ये चीज कल टू में क्या होता है कि 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे में रो जी डी होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और किसी चीज़ का चर्चा नहीं किया गया, तो ये सब आपको कांस्टेंट मान लेना है। जैसे कि ये ग्रेविटी होता है, ये डेंसिटी होता है। ठीक है, ये जो सिग्मा यहाँ पे है ना, ये सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है, तो ये सब के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे हाइट आपका क्या हो जाएगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 डायामीटर ऑफ ट्यूब हो जाएगा। तो जब इसको डबल आप कर रहे हैं तो इसके मतलब हाइट क्या हो जाएगा, लिक्विड का हाफ हो जाएगा। ये लिक्विड का हाइट है किसमें, तो ये मतलब जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें। तो क्या हो जाएगा, इसका हाइट अब क्या रह जाएगा, जब डायमीटर को डबल कर दीजिएगा, जब इसको 2D कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटो स्टेट मशीन वर्क। तो जो आप फोटो स्टेट कराने के लिए जो जाते हैं तो वो मशीन किस टेक्निक पे वर्क करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको आंसर पता चल गया, चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे ये वर्क करता है। ठीक है, जो फोटो स्टेट मशीन जो होता है जिसे आप फोटो स्टेट कराने के लिए जाते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं हिंदी जो कन्वर्ट हुआ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर आपको हिंदी में कहीं पे भी थोड़ा दिक्कत हो किसी लाइन में तो आप उसको इंग्लिश में ज़रूर देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी का टाइपिंग आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 16 नंबर, लेकिन आप में से बहुत लोगों का डिमांड था कि सर इंग्लिश में भी दीजिए और हिंदी में भी दीजिए, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों भाषा में लेकर के आऊँ। देखिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू लॉन्च इनटू द स्पेस, मतलब स्पेस में भेजने के लिए किसी रॉकेट का जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो देखिए जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी होता है ये आपको आंसर तो पता चलिए गया होगा, लेकिन यहाँ पे हम 2-3 चीज़ आपको और बताएंगे, इसीलिए लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए इसका हो जाएगा आंसर आपका सी, और इसका अगर आपसे फार्मूला पूछ ले एग्जाम में तो क्या होता है, तो √2GRE होता है। आर ई मतलब क्या कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है। आपको जी का वैल्यू पता ही है और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो जब इसे निकालिएगा तो आपको यही आ जाएगा। ठीक है, और ये किसका होता है 2 यानी कि 38 या कभी कभी आपको 2.4 भी लिख के देगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये किसका होता है इसके वेलोसिटी, तो ये भी आप याद रख लीजिए अच्छे से। ये होता है किसका, मून का होता है। मून का इसके वेलोसिटी क्या होता है, तो 2.4 दे देगा या 2.38 दे देगा, मतलब कोई भी दिया रहेगा 2.4 के आसपास तो आपको ले लेना है। ठीक है, और अर्थ का कौन हो गया, तो ये हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक चीज़ अब और याद रखिए, यहाँ से देखिए जो भी आपके पास जो गैस आप देखते हैं जनरली मोटा मोटा गैस का हम बात बता रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस सब गैस का जो एस्केप वेलोसिटी होता है ना ये लगभग 2.8 होता है किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसमें कोई आदमी ये मत सोचिएगा नेट पे सर्च करके कि सर एक का हम 1.9 देखे हैं, तो ऐसा आप नहीं देखिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे देखिएगा तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन एक जनरली टर्म में जो देखा जाता है कि मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये कितना होता है, तो जो ये मून का जो एस्केप वेलोसिटी है ना उससे
ज़्यादा होता है गैस का एस्केप वेलोसिटी। इसीलिए क्या होता है ना कि मून से चंद्रमा से सभी गैस उड़ जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रीजन है इसका, समझ रहे हैं कि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका गैस जो होता है वहाँ पर उसका एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होता है, वो ऑलरेडी उड़ जाता है। लेकिन पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना है, तो 11.2 है और गैस का कितना है 2.8 है, तो इस उड़ ही नहीं सकता यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से कई क्वेश्चन आता है और सब आपका बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, जब आप टाइम नहीं दीजिएगा तो हम कैसे आपको समझा पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्प्लिट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो स्प्लिट हो जाता है, बिखर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 1 मिनट के अंदर आपको सब कुछ समझा देते हैं। देखिए एक प्रिज्म होता है, ठीक है, और प्रिज्म के अंदर सबसे पहले बात, बाहर से सपोज कीजिए कि एक श्वेत प्रकाश आया, व्हाइट लाइट बोल दीजिए या श्वेत प्रकाश बोलिए, हिंदी में श्वेत प्रकाश और हिंदी में व्हाइट लाइट। अब देखिए जब ये यहाँ आया तो इसको जाना चाहिए था एक्चुअली कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रिज्म के वजह से यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि अपवर्तन होगा। तो ये सभी लाइट थोड़ा थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा और ये 7 कलर में यहाँ पे विभक्त हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7 कलर में विभक्त हो गया। ये 7 कलर कौन कौन सा होता है ये भी पूछा जाता है। तो ROYGBIV होता है, ठीक है, तो ये 7 को कलर होता है। और इसको हम रेड को क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं ये होता है आपका बाहरी कलर होता है। कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहरी कलर प्रिज्म में कौन सा होता है, तो आउटर कलर रेड होता है। और इनर कलर कौन होता है, तो ये होता है वायलेट, जो बैगनी कलर होता है ये इनर होता है। और ये जो प्रोसेस जो प्रिज्म के अंदर जो ये हुआ ना, लाइट जो बिखरा, इसी को हम क्या बोलते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेप बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और ये हो गया बाहरी कलर, ये अंदर का हो गया। और वेवलेंथ जो होता है लेमडा, ये रेड का कितना होता है, तो मैक्सिमम होता है, और इसका क्या होता है, तो मिनिमम। इसी का लेमडा जो होता है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका लेमडा मिनिमम होता है। मेरा पेन इधर नहीं चलता, इसीलिए हम यहीं पे छोटा छोटा करके लिख रहे हैं। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये होता है HC में लेमडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें कॉन्स्टेंट है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे लेमडा की अगर बात करते हैं तो लेमडा यहाँ रेड का कैसा है, तो मैक्सिमम है। तो एनर्जी जो होगा किसका, रेड का, वो कितना हो जाएगा, तो इसका एनर्जी मिनिमम हो जाएगा इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एनर्जी वायलेट का, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लेमडा जो है, वेवलेंथ जो है वायलेट का, बैगनी रंग का, ये कम है, इसीलिए एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये किसका इसमें डेविएशन कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। तो रेड का डेविएशन सबसे कम होता है और इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है वायलेट का। समझ गए बातों को। इसीलिए हम रेड लाइट का उपयोग करते हैं कहाँ पे, तो सिग्नल पे, क्योंकि इसका डेविएशन जो होता है ये कम होता है, इसीलिए ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। समझ गए इतना बात यहाँ से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सरफेस टेंशन इन ए लिक्विड इज ड्यू टू, किस वजह से लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन होता है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बता देता हूँ। ये होता है कोहेशन फोर्स बिटवीन मोलिकुल्स। देखिए कोहेशन फोर्स क्या होता है कि सेम मोलिकुल्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके बकेट के अंदर पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है, तो इसमें बहुत सारा मतलब मोलिकुल है वाटर का। तो ये वाटर के बीच में जो मतलब जो फोर्स लग रहा है मोलिकुल्स के बीच में, तो इसको बोलते हैं कोहेशन फोर्स। लेकिन यहीं पे जो यहाँ पे देख रहे हैं आप बाल्टी और जो वाटर के मोलिकुल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एधेशन फोर्स। एधेशन फोर्स में क्या होता है ना कि वो दोनों डिफरेंट पार्टिकल होता है जिसके बीच में अट्रैक्शन होता है। लेकिन कोहेशन फोर्स क्या होता है ना कि दोनों सेम पार्टिकल के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तब कोहेशन फोर्स होता है। तो सरफेस टेंशन इसी वजह से होता है, यानी कि सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्यू टू किस वजह से, तो कोहेशन फोर्स की वजह से। और सरफेस टेंशन का जो खास प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये अपनी एरिया को मिनिमाइज करना चाहते रहते हैं हमेशा, इसीलिए जब बारिश का बूंद गिरता है तो गोला हो जाता है। क्यों, सरफेस टेंशन के वजह से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेट्रा इथाइल लीड मतलब ये क्या होता है। तो देखिए टेट्रा इथाइल लीड जो होता है ये एक्चुअली जो व्हीकल में आप पेट्रोल यूज करते हैं उसमें मिलाया जाता है। और क्यों, इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है कि इसमें जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, जो नॉकिंग इंजन का जो नॉकिंग होता है ना, खटखटाहट जो होता है उसको कम कर देता है, नॉकिंग को कम कर देता है, जिसके वजह से होता है क्या, इंजन का जो इफिशियंसी होता है ये बढ़ जाता है। समझ गए बातों को। तो इसमें ये मिलाया जाता है और ये कम मात्रा में मिलाया जाना मतलब
अलाउ होता है, ज़्यादा मात्रा मिलाया जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इससे लीड बाहर निकलता है जो एयर पोल्यूशन, इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेथड और प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विच कैन नॉट बी री यूज और रिसाइकल। मतलब अपना सॉलिड जो कुछ वेस्ट बच जाता है, बहुत सारा ऐसा पदार्थ बच जाता है जो क्या होता है कि ना तो हम उसको री यूज कर सकते हैं और ना रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, चलिए आंसर आपको पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लैंड फिलिंग। जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा है तो वहाँ आप डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो ये क्या होता है बहुत दिन के बाद वो सेट हो जाता है उसमें, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद इंसीनरेशन, मतलब इंसीनरेशन का मतलब हो गया कि जैसे उसको दहन कर देना, मतलब जला देना, भस्म कर देना, तो इसके माध्यम से भी होता है। आप दहन इस तरह से नहीं करना है कि जितना वो जलेगा नहीं उससे ज़्यादा आपका धुआं प्रदूषण निकल जाए, नहीं। देखिए जैसे कि बहुत सारा यूरोपियन कंट्री है, वहाँ ये सिस्टम चलता है, और इसमें क्या होता है ना कि एक प्लेस होता है या मतलब एक ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी होता है जिसके द्वारा जलाया जाता है, तो उसमें से बहुत कम धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है, तो उस माध्यम से भी किया जाता है। अगला आपका सी नंबर जो है ये है आपका पायरोलाइसिस एंड यानी कि गैसिफिकेशन। देखिए इसमें क्या होता है यानी कि पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन में क्या होता है ना कि इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको मिनिमाइज करने का कोशिश किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दूर में फैल जाता है और बहुत ज़्यादा जगह छेक लेता है, वेस्टेज करते रहता है, तो उसको इसके माध्यम से मिनिमाइज करने का कोशिश किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी के सभी आपका इसमें सही था, ठीक है, यानी कि इसके लिए डिस्पोज करने के लिए जो मतलब वेस्ट बच जाता है उसके लिए। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लाफिंग गैस इज, तो क्या होता है लाफिंग गैस, तो ये होता है आपको आंसर पता चल गया। देखिए यहाँ सब हम नाइट्रिक से और नाइट्रस से रिलेटेड ही लिखे, इसीलिए आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो होता है क्या, तो यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका लाफिंग गैस, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। इसका फार्मूला कई होता है, मतलब N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको NO2 दे देगा और कुछ दे देगा, जैसे N दे देगा, फिर O दे देगा, कुछ से कुछ देते रहेगा, तो आपको याद रखना है इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर सर्व एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द हार्मफुल। मतलब ओजोन लेयर जो है, सपोज कीजिए कि अगर ये अर्थ है तो यहाँ से अगर बाहर से ओजोन लेयर जो यहाँ से आ रहा है, मतलब सपोज यहाँ पे ओजोन लेयर है और बाहर से जो आपका हार्मफुल जो रे आ रहा है जिससे हमको बचाता है, इस अर्थ को जो बचाता है, तो ये कौन सा रे आ रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा हार्मफुल रे है जिससे हमको ओजोन लेयर के माध्यम से प्रोटेक्शन मिलता है अर्थ पे, ठीक है। तो ये आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, ये जो सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ना, इससे हमको कौन बचाते हैं, तो ओजोन लेयर के माध्यम से हमको बचाया जाता है, मतलब अर्थ को बचाया जाता है। समझिए बातों को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट, मतलब जैसे कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था, इसमें कौन सा गैस निकला था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको अब पता चल गया होगा आंसर। तो चलिए अब मैं बताता हूँ, इसका मिथाइल आइसोसाइनाइट वहाँ पे निकला था। लेकिन और भी थोड़ा आप यहाँ से याद रखिए, ये कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर के रात में हुआ था, दिसंबर में, ठीक है। और ये 1984 में हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में डेट पूछता है। और ये कहाँ पड़ता है ये, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोपाल, ठीक है। और ये कौन से कंपनी में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में ये हुआ था ये काम, ठीक है। और कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन से कंपनी में, तो यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को। ये कहाँ पड़ता है जगह, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे चलते। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, आपके लिए बोनस पॉइंट भी है, अभी भागिएगा नहीं, रुकिएगा, बहुत अच्छा 2 क्वेश्चन है, नहीं तो आपका छूट जाएगा। सोचिएगा कि 24 क्वेश्चन हो गया, भागो जल्दी। देखिए आगे आपका, देखिए किसी भी अगर टीचर का पूरा लेक्चर सुनते हैं ना, तो आप उसका अंत पॉइंट जरूर देखिए, क्योंकि अंत पॉइंट में कुछ ऐसे बात तो बोल जाते हैं, चाहे मैं अपने के बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, किसी और भी टीचर का जिसका सुनते हैं ना, अगर आपको बीच में नहीं देखने का मन है तो स्किप कीजिए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट जरूर सुनिए, क्योंकि लास्ट में और फर्स्ट में ऐसे बात बताते हैं, क्योंकि कई बार वो सोच के आते हैं, कई बार उनके दिल से वो चीज़ें निकलता है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, आपके रियल जीवन में भी वो चीज़ें काम आएगा, क्योंकि हमेशा एक टीचर यही कोशिश करता है कि आपको मैं क्या बेटर दे सकूं। देखिए
अगर आपको किसी भी जॉब में सिलेक्शन होगा ना तो जानते हैं सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगा? आपके मम्मी पापा के बाद अगर किसी को खुशी होता है ना तो वो होता है जो आपको पढ़ाते उनको। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरे पढ़ाने की वजह से इनको कुछ मदद मिला और उसके वजह से इनका सिलेक्शन हुआ। बाकी लोग तो आपको ऐसे ही कहते हैं, अंदर से उनको क्या फीलिंग होता है वो तो वही जानते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन, मतलब माचिस की तिल्ली में जो लगा होता है वो क्या होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो माचिस का जो तिल्ली होता है ना तो इसमें जो लगा होता है इसकी नोक पे, तो ये क्या लगा होता है? देखिए यही आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं आपसे आंसर पूछूं तो आप में से बहुत लोग आंसर लगा चुके होंगे, क्या तो रेड फॉस्फोरस में टिक कर दिए होंगे, लेकिन उनको बोल दीजिए कि माइनस में 0.025 नंबर आप अपना काउंट कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? माचिस को जो तिल्ली में लगा रहता है तो ये होता है पोटेशियम क्लोरेट होता है। और ये रेड फॉस्फोरस कहाँ होता है जो आप रेड रट के बैठे हुए हैं? तो ये होता है आपका जैसे माचिस का जो तिल्ली का बॉक्स देखते हैं ना, तो इस बॉक्स के जो आप देखते हैं साइड में जो लगा रहता है ऐसे, जिसके ऊपर आप ये तिल्ली ऐसे करके तिल्ली जो आप बांटते हैं ये लगाते हैं, तो इस यहाँ पे होता है रेड फॉस्फोरस। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि रेड फॉस्फोरस कहाँ होता है, तो माचिस का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर जो लगा रहता है ये लेबल, तो ये होता है रेड फॉस्फोरस। और ये तिल्ली के ऊपर क्या लगा होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। समझ गए बातों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं बोनस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है। कौन? तो एक क्वेश्चन है 25 नंबर और एक है 26 नंबर। और देखते हैं आप लोगों को कितना तैयारी है, कितने लोग आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइक द अर्थ इज ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ, मतलब किसमें डिप्लेशन हो जाता है जिसके वजह से, जैसे कि ये अर्थ था ना तो इसके ऊपर पहले देख रहे थे यहाँ पे एक लेयर लगा हुआ था जिसके वजह से रोका जाता था किसको? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। लेकिन अब रोका नहीं जा रहा है, डायरेक्ट आ जा रहा है। तो किसके डिप्लेशन की वजह से? आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए और है क्या? 26 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि मेजर गैस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन, तो ये क्या होता है? जो जैसे कि जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ से मेजर कौन सा गैस निकलता है जो वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, लिख करके बताना है। और दोस्तों इन बातों को आपको विशेष ख्याल रखना है। क्या? तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है और हम आपको कोशिश पूरा कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम तक सपोर्ट करें। तो आपको इतना तो बनता है ना एटलीस्ट कि आप एटलीस्ट शेयर करें, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। जिन लोगों के पास जाएगा वो लोग ज़रूर देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन पहुँचे तो सबसे पहले तो ये काम किसका है? आप ही लोगों का है। ठीक है, तो रखते हैं आज तक इतना ही। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।